डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जाम है 30 अप्रैल, मुझे बताया गया है। और स्क्वीज करके एक जो थोड़ा टाइम निकालने की है एक जिद कि मैं अपने उन स्टूडेंट को जो जामिया की एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम दे रहे हैं उनको लास्ट मोमेंट में कुछ हेल्प कर पाऊं। ये वीडियो जो है उसको मैंने सहारा लिया है 2024 जो एक्चुअल पेपर है जामिया पब एड के एंट्रेंस एग्जाम का, लेकिन ये उस पेपर की एनालिसिस नहीं है। ये बेसिकली उस पेपर के थ्रू आपको हेल्प करने की लास्ट मिनट में है कि कुछ तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो आ सकते हैं 30th के एग्जाम में, और कैसे इस क्वेश्चन को लेकर के आप समझे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मुझे अलाउ कीजिए कि मैं बहुत तेजी से करूं क्योंकि इतना ही टाइम है, हाफ एन आवर की वीडियो। डियर स्टूडेंट, इसमें इसकी जो सिलेबस है अनचेंज्ड ऐसे ही है। इसमें देखो तीन चीजें पूछे जाते हैं। एक है थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मॉडरेट टू चैलेंजिंग होते हैं मतलब कि उसमें क्वेश्चन बीच बीच के रहेंगे, कुछ जो है आपको थोड़े टफ क्वेश्चन है, आप देखोगे इस पेपर में, मैं गेस भी करूंगा। दूसरा है, ये दोनों को एक कर सकते हो, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। इससे जो क्वेश्चन है आसान है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़े अंदर घुस गए हैं। और फिर जीके एंड करंट इवेंट, जीके के क्वेश्चन एक दो ही हैं, एक से दो, लेकिन करंट इवेंट के 10 क्वेश्चन भी रह सकते हैं, जो कि अभी 6-8 महीने में क्या हो रहे हैं, जो इंडियन पॉलिटी या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल मचाते हैं। ये उल्टा सीधा नहीं पूछते, जो आपको जानना चाहिए वही ये पूछते हैं। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे और मैं आपको डेलिनेट करूंगा कि ये तीनों को कैसे आप तैयारी करो इस पेपर के। ये आपको बताना मेरा कर्तव्य है। शायद आपको यदि पता नहीं हो तो आपको इससे फायदा हो सकता है कि जामिया के लिए जो है क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स यदि आप ज्वाइन करते हैं कभी भी, अभी से लेके एग्जामिनेशन तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको 15 थीम वाइज मॉक्स मिलेंगे, बिल्कुल लाइव। कोई आपको ये नहीं है कि जो प्रीवियसली लिए गए हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल लाइव मिलेंगे। और एक जो है फुल लेंथ पेपर भी मिलेगा, पॉल साइंस का भी और आईआर का भी। आप गौर कीजिए कि आईआर के लिए भी, मतलब एक कंबाइंड बैच है जिसमें आईआर और पॉल साइंस दोनों के रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं। देन लास्ट मिनट रिवीजन क्लासेस भी होंगे, एक या दो। और एग्जाम प्रेप स्ट्रेटजी लाइव सेशंस भी होती है जिसमें कि डिस्कस की जाती है। यदि आप इन सब का फायदा उठा के अपने चांसेस को थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं जामिया पीजीईटी पॉल साइंस एंड आईआर के पेपर के लिए, तो आप अपना मेल, नेम, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर भेजें paulsciencehelp@gmail.com पे। यदि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये बुक, यदि ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस किसी भी बुक के लिए और यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिक 1000 बेस्ट एमसीक्यू यदि साउ दे रहे हैं तो आपको एक यूनिक बुक मिलती है जो कहीं आपको नहीं मिलेगी। और यदि आप जामिया की या सीपेट दे रहे हैं या सीपीजी दे रहे हैं, एमयू, तो आपके लिए ये गोल्डन बुक है। ये बुक्स जो है सभी अमेजन पे मिलते हैं, अमेजन पे नोशनल प्राइस, मतलब इतनी कम में कि आप हैरान रह जाएंगे। ऑफ कोर्स वो किंडल वर्जन है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, अब तो सभी ऑनलाइन ही बुक पढ़ते हैं। आप अमेजन पे जाएं, वहां पॉल साइंस हेल्प लिखें, आपको सारी बुक दिखेंगी, लेकिन इसकी डायरेक्ट क्लिकेबल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। बहुत सारे एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें दिए गए हैं कि करके चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे क्वेश्चन ये फ्रेम करते हैं, आप अंदाज लगा सकते हो, जामिया में आप थोड़ा गेस कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, हु रिजेक्टेड द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज मिथ एंड प्रोवर्ब। ये जो क्वेश्चन है घिसा पिटा क्वेश्चन है, ये बहुत एग्जाम में आता है। वी ऑल नो कि हर्बर्ट साइमन जिन्होंने की एरा ऑफ चैलेंज शुरू किया था, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने चैलेंज किया कि ये जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो, पॉस्ट कॉर्ब है या फेवल की जो 14 पॉइंट प्रिंसिपल है, ये सब जो है कोई साइंटिफिक नहीं है, ऐसे ही है कि कह देना कि हर जगह लागू होता है, मिथ्स एंड प्रोवर्ब है। और उन्होंने एक नया मेथड शुरू किया, अब यहाँ शुरू होता है आगे एग्जाम में। उन्होंने लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो उस समय में उभर रहा था उसके सहारा लेकर के उन्होंने रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी दिया, जिसमें उन्होंने 3 स्टेप बताया। ये भी आपको पूछा जा सकता है, इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप मेरे गाइड में या हर जगह पढ़ सकते हैं ये 3 स्टेप में कैसे रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है। उनका सबसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो बाउंडेड रैशनैलिटी का था, कि ऑर्गेनाइजेशन में एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन होता है, जो मैनेजर होता है, उसके पास लिमिटेड टाइम, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। इसलिए वो केवल गुड एनफ डिसीजन लेता है, वो एक सेटिस्फाइसर होता है, ना कि ऑप्टिमाइजर। मतलब वो इकोनॉमिक मैन नहीं होता है कि जिसके पास एनफ इंफॉर्मेशन है। इनफैक्ट कोई भी बाद में
ये माना गया कि कोई भी आदमी रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि किसी के पास में इतना टाइम, एनर्जी, इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो बाउंडेड रैशनैलिटी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको बार बार आ सकता है। इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस भी हर्बर्ट साइमन का आ सकता है। हर्बर्ट साइमन की जो बुक है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इन्होंने पिछले बार पूछा था, अगली बार भी आपको पूछ सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बाय हर्बर्ट साइमन। तो ये क्वेश्चन देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन एंड स्टाफ, ये पिछले पेपर में भी था, हमेशा इस बार भी रह सकता है। लाइन एंड स्टाफ का कॉन्सेप्ट मिलिट्री से आता है। लाइन एजेंसी उसको कहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन काम करता है। जैसे मान लीजिए एक ब्रेड बनाने, डबल रोटी बनाने की फैक्ट्री है, तो उसमें जो डबल रोटी बनाने वाले जो लोग हैं वो लाइन स्टाफ है। लेकिन मान लीजिए कि जो लेबोरेटरी टेस्टिंग करके बताते हैं कि क्या क्या इसमें पदार्थ होना चाहिए कि पौष्टिक हो, वो स्टाफ एजेंसी है जो सलाह देते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। और ऑक्सिलरी जो फैक्ट्री में सफाई कर रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, बिल्डिंग की मरम्मत कर रहे हैं, फैक्ट्री के मशीन को ठीक कर रहे हैं, ये सब जो ऑक्सिलरी सपोर्ट स्टाफ है। तो आप किसी भी सिस्टम में देख सकते हैं कि लाइन स्टाफ एंड ऑक्सिलरी टाइप के आपको मिलेंगे। सो ये जो है बोरोड फ्रॉम मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से लिया गया है। Which of the following is not one of the type of leadership according to मैक्स वेबर? मैक्स वेबर ने 3 टाइप की ऑथोरिटी की बात की। अब ये इतना फेमस क्वेश्चन है, इसको बहुत ही आसान क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इसके थ्रू बहुत चीजें आप समझ सकते हैं। पहले तो कि जो उनका कहना है, जो पुराने जमाने का जो समाज था, मेडिवियल में, एंशियंट काल में, जो मॉडर्न नहीं था, उसमें जो लीडरशिप होती थी, या तो वो करिश्मेटिक होती थी, मतलब करिश्मा है लीडर में, देखने में बहुत सुंदर है, बोलने में बहुत अच्छा है, करिश्मेटिक, या ट्रेडिशनल, कोई ट्राइबल लीडर है, किसी ऐसे परिवार से आता है, राजा का बेटा है, ये है। लेकिन जो मॉडर्न जो समाज है, उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे जो अथॉरिटी है वो रैशनल लीगल अथॉरिटी है। मतलब इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति में मेरिट है और एक कानून के अनुसार उस पद पे बैठा है। और यही जो है मॉडर्निटी को डिफाइन करता है, रैशनलिटी। और जो अथॉरिटी है वो रैशनल लीगल है। यहाँ पे आप ये भी समझो कि जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको उन्होंने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन बताया, क्योंकि वो रैशनलिटी पे आधारित है, और वहां की जो अथॉरिटी है वो रैशनल लीगल है। यहाँ पे मैक्स वेबर के बारे में एक बात और समझो कि वो आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी थ्योरी देते हैं। अब यहाँ आइडियल टाइप क्या है, ये जामिया नहीं पूछा है, कई जगह लोग पूछते हैं। आइडियल टाइप मतलब कोई जो जमीन पे नहीं दिखती है, गोल्ड स्टैंडर्ड, ऐसी एक कॉन्सेप्चुअल, एक कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअल, आप कह लो एक फ्रेमवर्क या कॉन्सेप्चुअल इंटिटी जो केवल दिमाग में होती है या लेबोरेटरी में होती है, जमीन पे उसका वो रूप नहीं दिखता है, उसको आइडियल टाइप कहते हैं। तो आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने कल्पना की थी। उसके जो फीचर्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ फ्रेडरिक्स आते हैं। फ्रेडरिक्स डेलिनिएट सोसाइटी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग, इन्होंने जो है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म यूज किया था। ये तो चलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेडरिक्स से रिलेटेड जो आपको आ सकता है वो है कि इकोलॉजिकल अप्रोच के ये फादर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ये कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के भी फादर हैं। इन्होंने 3 टाइप की सोसाइटी की कल्पना की। अगेन ये आइडियल टाइप है, जो अभी आइडियल जो मेंटल कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक और डिफ्रेक्टेड। फ्यूज जो है वो प्रिमिटिव सोसाइटी है, जहां पे कि करिश्मेटिक या ट्रेडिशनल लीडरशिप होती है। प्रिज्मेटिक जो है वो इंडिया जैसे ट्रांजिशनल सोसाइटी है, जो कि ना तो फ्यूज्ड है ना डिफ्रैक्टेड। और डिफ्रैक्टेड इंग्लैंड, अमेरिका जैसे जो है डेवलप्ड सोसाइटी है। डिफ्रैक्टेड सोसाइटी का मतलब ये होता है जहां पे कि स्ट्रक्चर और फंक्शन बिल्कुल एक वन बाय वन हो गए, एक स्ट्रक्चर समाज में एक ही फंक्शन करता है। जो प्रिज्मेटिक सोसाइटी है उसका उन्होंने अध्ययन किया, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, और वहां पे 3 तरह की उन्होंने फीचर पाई: फॉर्मलिज्म, हेट्रोजेनिटी, ओवरलैपिंग। फॉर्मलिज्म का मतलब कि रूल अपनी जगह है, एक्चुअल प्रैक्टिस जो है रूल से हटके होता है। हेट्रोजेनिटी मतलब कि ऊपर में जो है हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ रहा है, नीचे बैलगाड़ी चल रही है, बगल में यहाँ पार्लियामेंट है और 20 किलोमीटर दूर पे खाप पंचायत भी चलती है, हेट्रोजेनिटी। ओवरलैपिंग मतलब स्ट्रक्चर और फंक्शन में ओवरलैप, एक ही स्ट्रक्चर कई फंक्शन करते हैं, एक ही फंक्शन करने के लिए कई स्ट्रक्चर हैं, लाइक दिस। द सिस्टम ऑफ रूल ऑफ लॉ किसने प्रपोज किया? ये आप पिछले अब 2025 का क्वेश्चन देखोगे, उसमें भी एक क्वेश्चन था। जामिया फेमस है क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए। यदि आप 3 या 5 साल का क्वेश्चन देख जाते हो, आपको 10-15 क्वेश्चन सीधे सीधे कॉपी पेस्ट मिल जाएंगे। बाकी क्वेश्चन भी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे आते हैं, इसके लिए मैं आपको लास्ट मोमेंट में गाइड कर रहा हूं। ये एवी डाइसी जो है, उनकी जो बुक है, मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ब्ला ब्ला करके उन्होंने लिखा है।
वेरी फेमस बुक जिसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कानून पे आधारित समाज, मतलब इक्वलिटी बेस्ड समाज, कोई ऊंच नीच नहीं, जन्म आधारित नहीं, कानून जिसकी नजर में सभी बराबर और सबको बराबर मौका मिलता है कानून के, जो हमारे आर्टिकल 14 में लिखा है। एवी डाइसी उसके जनक हैं, इंग्लैंड के ज्यूरिस्ट। ये देखो 9 नंबर क्वेश्चन में लिया, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कौन थे? अब क्यों ये फर्स्ट चेयरमैन कहते हैं? क्योंकि इसके दो चेयरमैन थे। पहले जो है के हनुमंथैया, सॉरी, पहले जो मोरारजी देसाई बने, बाद में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो उसके बदले में के हनुमंथैया आए। तो के हनुमंथैया यहाँ पे दिखते हैं आपको, मोरारजी देसाई जो है, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट चेयरमैन जो है मोरारजी देसाई होंगे और सेकंड चेयरमैन जो है वो उसी के, इनके हटने के बाद के हनुमंतैया बने थे। अब चूंकि फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के चेयरपर्सन पूछ रहे हैं, तो आपको ये सोचना चाहिए कि इस बार वो सेकंड भी पूछ सकते हैं या किसी भी एग्जाम में। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में गठित हुई और 2009 तक उसकी रिपोर्ट 15 रिपोर्ट आती रही। उसके चेयरपर्सन थे वीरप्पा मोइली, कांग्रेस के एक लीडर। उसके बाद से कोई रिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन नहीं बनी है। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ सिविल सर्वेंट इन इंडिया फैसिलिटेट, इस टाइप के काफी क्वेश्चन ये पूछते हैं। प्रमोशन का क्या मतलब होता है, पोजीशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसफर का क्या मतलब होता है, इस टाइप की जो ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड जो बातें हैं, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसकी डेफिनेशन, और ये कॉमन सेंस से आप निकाल सकते हो। कोड ऑफ कंडक्ट जो है सिविल सर्वेंट्स को इंडिया में कहा जाता है कि ये करो ये मत करो। तो जैसे उनको कहा जाता है कि न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल रहने का मतलब क्या होता है कि आपको स्टेट के प्रति लॉयल होना है, उस दिन के गवर्नमेंट के लिए नहीं। गवर्नमेंट आती है जाती है, ये ध्यान रखो स्टूडेंट की, गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से चलती है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी पॉलिटिक्स में पार्टीजन होता है। एक पार्टी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेके गवर्नमेंट बनाती है। यदि ब्यूरोक्रेट जो है सिविल सर्वेंट, यदि उस गवर्नमेंट के बातों में मान लीजिए आने लगे, तो इसका मतलब है कि वो हमेशा फ्लिप फ्लॉप करेंगे। आज मान लीजिए कोई राइट विंगिस्ट पार्टी जो है वो गवर्नमेंट चला रही है, तो ब्यूरोक्रेट जो है राइट विंगिस्ट हो जाए। फिर कोई लेफ्ट विंगिस्ट या सेंट्रिस्ट पार्टी आ जाए, उसकी सरकार आए, तो फिर ये फ्लिप फ्लॉप करके राइट से लेफ्ट हो जाए या सेंटर हो जाए। ये ठीक नहीं है। आपको न्यूट्रल होने, आपको वफादार होना है स्टेट के प्रति, भारत के प्रति, कंट्री के प्रति, ना कि किसी गवर्नमेंट जो कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से गाइडेड हो सकती है। सो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी जो है कोड ऑफ कंडक्ट में है, ये है। लेकिन ये सब नहीं है, आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को, सीधा सीधा स्ट्राइक नहीं करना है, पॉलिटिकल पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन में भाग नहीं लेना, ये सब है, डोंट्स है। ये जो क्वेश्चन है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में कौन कौन डिपार्टमेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कहा था, ये आप रट लो। और तीन ही चार मिनिस्ट्री हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। 6 डिपार्टमेंट आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको बढ़िया से 4 बार 5 बार देख जाना। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है कार्मिक विभाग, उसमें भी 3-4 डिपार्टमेंट हैं। तो जो इसका सबसे अच्छा है कि सबसे अच्छा एग्जाम में प्रिपेयर करने का है कि आप नेट पे जाओ और उसमें दो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हाउ मेनी डिपार्टमेंट, आपको गूगल ही बता देगा। इस तरह से कुछ कुछ मिनिस्ट्री जो है उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट को देख लो। ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, इकोनॉमिक अफेयर है। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आती है। द रूल ऑफ लैप्स में, ये एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है जामिया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछता रहता है। मतलब रूल ऑफ लैप्स का क्या मीनिंग होता है कि आपको एक बजट दिया जाता है हर डिपार्टमेंट को, यदि आपने खर्च नहीं किया ना, तो वो पैसा फिर गवर्नमेंट के खजाने में लौट जाता है, आपके पास रहता नहीं है। तो मतलब ये है कि लैप्सेस विथ appropriation bill lapse returned by the Rajya Sabha. No. All appropriation voted by legislature expire at the end of year. All appropriation voted by legislature expire at the end of the financial year. Appropriation bill जो होती है आर्टिकल 114 के तहत, वो आपको खजाने से पैसा निकालने का अधिकार देता है, जिसको पार्लियामेंट एक एक्ट के थ्रू पास करती है हर साल। आपको मान लीजिए कहा कि 100 रुपए, किसी डिपार्टमेंट को कहा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कि आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो। मिनिस्ट्री ने 90 रुपए खर्च किया, फाइनेंशियल ईयर एंड होने पर 10 रुपए खजाने में लौट जाएगी। दिस इज कॉल्ड रूल ऑफ लैप्स। वेरी गुड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, आप ध्यान दो। तो आपको जो गवर्नमेंट की जो वर्किंग है, बजटिंग है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है, डिफरेंट टाइप के मोशंस है, ये सब आपको पता होना चाहिए इस पेपर के लिए। अब यहाँ पे है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट ऑडिट द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगेन ये आपको अंदर घुस के जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएजी जो है वो किसका ऑडिट, मतलब सेंटर और स्टेट में। देखिए, सेंटर है, स्टेट है, दोनों के ऑडिट है, अकाउंट है, 4 फंक्शन है। इसमें से 3 फंक्शन जो है सीएजी करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑडिट करती है,
स्टेट गवर्नमेंट की ऑडिट और अकाउंट दोनों करती है। ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग नहीं करती है। क्यों? क्योंकि 1976 में ऑडिट और अकाउंट सेपरेट हो चुका है। अब ये इतना बड़ा क्वेश्चन बन गया है, मैंने कितनी एग्जाम में देखा है कि किस साल में ऑडिट एंड अकाउंट सेपरेट होता है। तो 1976 में सेपरेट होता है, तो उसके बाद से सीएजी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की अकाउंटिंग बंद कर दी। वहां कंट्रोलर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट जो है वो एक नई संस्था आ गई, सीजीए करके। तो लेकिन और स्टेट की अकाउंटिंग सीएजी अभी भी करती है। तो स्टेट की ऑडिट और अकाउंट दोनों करती है और सेंटर की केवल ऑडिट। सीएजी की सारी बातें 148 में लिखा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि सीएजी जो है डज नॉट ऑडिट द रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। पहले तो सीएजी जो है, ओके, सीएजी ऑफ इंडिया सही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। डज नॉट ऑडिट द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ। तो यहां देखो क्या है कि म्युनिसिपल अंडरस्टैंडिंग, सॉरी अंडरटेकिंग जो है, म्युनिसिपैलिटी जो है उनके ऑडिट के लिए लोकल ऑडिट होती है स्टेट में, वो सीएजी के अंदर नहीं आता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनी जो फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट लाइक पीएसयू, उसकी ऑडिट जो है सीएजी करते हैं। तो ये सब ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी जो लॉ के अनुसार सेटअप किया जाता है। ये भी पूछा जाता है कि इसमें से कौन से स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो यहाँ देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो है जो किसी न किसी आर्टिकल में जिसका जिक्र किया गया है। जैसे आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 148 में सीएजी है, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन है। ये सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब यहाँ यदि देखो तो यूपीएससी आर्टिकल 315 में दिखता है, फाइनेंस कमीशन 280 में दिखता है, इलेक्शन कमीशन 324 में। लेकिन यूजीसी जो है एक एक्ट से बनी है, यूजीसी एक्ट। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी और भी देखो इंडिया में जो बहुत फेमस है, तो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है एनसीडब्ल्यू है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी है, चाइल्ड राइट कमीशन है। इस टाइप के जितने भी कमीशन है ये सब कानून से बने हैं, तो वो एक्ट के तहत बने हैं, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि प्लानिंग कमीशन जो पहले थी या अभी नीति आयोग, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब ना तो कोई कानून बनाया गया इसके लिए, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। तो ये कैसी बॉडी है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी, जस्ट कैबिनेट के फैसले से। अब यहां देखो 18 नंबर, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड, ऑथोरिटी रिसाइड इन द रिलेशनशिप बिटवीन ए सुपीरियर एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं इस हड़बड़ी वाले वीडियो में, लेकिन ये बिल्कुल सही है कि उनका कहना था कि ऑथोरिटी जो है ना, जो यहाँ लिखा है, ऑथोरिटी इज द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज एक्सेप्टेड। उनका कहना था कि द लोकस, जो जगह है जहां पे ऑथोरिटी रिसाइड करती है, वो जो एक्सेप्ट करता है ऑथोरिटेटिव ऑर्डर उसमें है, ना कि ऑर्डर देने वाले। मतलब मालिक और नौकर में मालिक का ऑर्डर जो है ऑथोरिटेटिव है, मतलब मालिक को ऑथोरिटी है तब तक जब तक कि नौकर उसको, उसका ऑर्डर को स्वीकार करता है। इट इज सो सिंपल। जिस दिन नौकर ने कह दिया मैं स्वीकार नहीं करता, वो ऑथोरिटी खत्म हो गई, वो मालिक नौकर का रिश्ता खत्म हो गया। तो ये जो है बर्नार्ड का कहना था, दोनों सही है इसमें। चेस्टर बर्नार्ड जाने जाते हैं अपने बुक द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938 में, और उसमें उन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया था जोन ऑफ इनडिफरेंस का। मतलब जो सबऑर्डिनेट होता है उसके दिमाग का वो कोना बड़ा छोटा हो सकता है, जहां पे कि एकदम बिल्कुल वो बिना किसी क्वेश्चन के आपके ऑर्डर को फॉलो करता है, वो सोचता भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि आपने गवर्नमेंट ऑफिस में घंटी बजा के कहा प्यून को कि ये फाइल को लेके यहां से वहां जाओ, वो सोचेगा भी नहीं, फाइल उठाएगा निकल जाएगा। लेकिन यदि आप उसको बोलोगे ये लो पैसे और सब्जी खरीद के घर में मैडम को दे दो, तो क्वेश्चन मार्क, दैट इज नॉट इन द जोन ऑफ इंडिफरेंस। वुड्रो विल्सन laid emphasis on which of the following? Separation of politics administration. Definitely उन्होंने जो बुक लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887, बुक नहीं था, आर्टिकल था, उसी में उन्होंने सेपरेशन कर दिया था एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स जो है पब्लिक पॉलिसी बनाएगी, पॉलिटिकल लीडरशिप, और एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रोफेशनली न्यूट्रल वे में, इफिशिएंट वे में उसको लागू करेगा, इंप्लीमेंटेशन। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन वाज टू इंप्लीमेंट द पब्लिक पॉलिसी, नॉट टू फ्रेम द पॉलिसी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि इंप्रूविंग द इफेक्टिवनेस ऑफ पब्लिक सर्विस थ्रू मैनेजमेंट एंड बाय ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उनको जो है प्रोफेशनल बनाया जाए। ये दो तो उन्होंने कहा था। लेकिन यदि कहोगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, हर्बर्ट साइमन से लेके
जोसिया स्टैम्प ने एंड मेनी अदर थिंकर ने, पॉल एप्पलबाई ने पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस किया, नॉट वुडरो विल्सन। डिवाइड वर्क नियरली इक्वली बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, ये फेडरिक टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट है। ये दो तो नहीं है, तो 1 और 2 इसमें सही है। ये सब क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, थोड़े अंदर के नॉलेज की दरकार है। आप समझ सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन ये पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फोकस ऑफ द थर्ड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस? यहाँ पे आप सीधा क्यों ना रट लो। फर्स्ट मिनो बुक कॉन्फ्रेंस 1968 में होती है, ड्वाइट वॉल्डो एंड फ्रैंक मैरेनी, और ये एनपीए लेकर के आता है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड मिनो बुक कॉन्फ्रेंस 20 इयर्स बाद होती है, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, और ये एनपीएम न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को लेकर के आता है। और थर्ड जो है 2008 में होती है, रोजमरी ओलेरी इसको चेयर करते हैं। ये नेटवर्क गवर्नमेंट एंड गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट पे ज्यादा चर्चा करती है। इसका मतलब जो फोर्थ है, यदि वो होता है तो 2028 में होगा, जो ज्यादा दिन नहीं है। अब उसमें किस टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन की बात होती है? कैओटिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प एरा में एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो हॉर्मुज जैसे समस्याओं से निपटने के लिए बनेगी। क्राइसिस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इफ, जस्ट थिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटी करप्शन मेजर्स इन इंडिया? अब यहाँ पे देखोगे ना, ये तो बिल्कुल एंटी करप्शन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, लोकपाल लोकयुक्ता एक्ट 2013, सबका ईयर भी देखते जाओ, ये सब पूछ सकते हैं, अगली बार पूछ देंगे किस साल हुआ था। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट किस साल, ये तो कई जगह मैंने देखा है पूछे जाते हैं, ये सबका ईयर भी याद कर लो। राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी ईयर याद कर लो। लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को हम एंटी करप्शन मेजर में माने या नहीं। बिल्कुल माने। आप जान लीजिए, सबसे ज्यादा करप्शन को यदि किसी ने चेक किया है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है। करप्ट ऑफिसर डर जाते हैं जब उनसे रिलेटेड फाइल मांगी जाती है, नोटिंग मांगी जाती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मांगी जाती है, इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। सो मेरे विचार में सारे इसमें होने चाहिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखो, द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी इनलार्ज बाय। ये क्वेश्चन आपको बहुत जान के आश्चर्य होगा कि ये इसी पेपर में आगे भी पूछा गया है, और ये जामिया करने के लिए फेमस है। एक साल के क्वेश्चन में मैं डियर स्टूडेंट बताता हूँ, आपको जान के इतनी हैरत होगी। उन्होंने करीब 5-7 क्वेश्चन जो है पहले पूछे, और फिर उसके बाद आगे जाके फिर 5-7 रिपीट कर दिए। एक और साल उन्होंने बहुत अजीब सी हरकत की थी। जैसे ये पेपर है ना, इसमें से 25 क्वेश्चन उठा लिया और अगले साल फिर पूछ दिया, या 2-3 साल बाद पूछ दिया। तो ये क्वेश्चन को ना रिपीट करने के लिए जाने जाते हैं। ये सब आलस को शो करता है। वैसे जो भी सेटर इनके हैं बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन जो मॉडरेटर हैं वो थोड़े आलसी हैं। उस समय में ये सब होता था जबकि ये पब्लिक में बहुत ज्यादा नहीं आया था, छिपे छिपा के रखते थे। मतलब ये अपने क्वेश्चन को ना जाहिर भी नहीं होने देते थे, ये अपने पेपर को पब्लिक नहीं करते थे। अब चूंकि पब्लिक होने लगी है, बहुत बच्चे जो हैं शेयर कर देते हैं। अभी भी ये अपने साइट पे नहीं रखते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो शेयर करते हैं, हम जैसे टीचर्स को, उसके चलते ये पेपर अब पॉपुलर हो गया। अब ये डर गए हैं इसलिए बहुत ज्यादा रिपीट, लेकिन अभी भी इनकी नेचर है कि ये रिपीट करते हैं, इसलिए ध्यान देना। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये मजाक है कि इस क्वेश्चन को फिर से एक बार पूछा गया है। द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बी इनलार्ज बाय। ये देखो आर्टिकल 124 में लिखा है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ में डिसाइड कि कितने जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट में। अभी 34 है, लेकिन आगे कितने हो सकते हैं, ये पार्लियामेंट बाय लॉ। और एक चीज और ध्यान दो डियर स्टूडेंट, की यदि आप पार्लियामेंट में बाय लॉ खोजो कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने constitution.pdf में कंट्रोल F करके लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, तो आपको कम से कम सैकड़ों एंट्री मिलेंगे। मतलब पार्लियामेंट कानून के थ्रू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी कर सकता है। जैसे फेमसली कहते हैं ना इंग्लैंड में कि पार्लियामेंट में बाय लॉ औरत को मर्द और मर्द को औरत डिक्लेयर कर सकता है, और एक्चुअली कर सकता है, ये हंसने की बात नहीं है। यदि किसी ने कोई कंफ्यूजन हो जाए कि मैं औरत हूं मर्द, वैसे कितने कंफ्यूजन हुए हैं दौड़ में, खेल में, कि कहा जाता है कि नहीं ये तो मर्द है, तो पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि नहीं ये औरत है या मर्द है। एनीवेज, मैं ऐसे लाइटर वेट बोल रहा हूँ। सो पार्लियामेंट में बाय लॉ कई चीज डिसाइड करता है, उसमें से एक है कि कितने जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा कि हाई कोर्ट के कितने जजेज होंगे, ये पार्लियामेंट बाय लॉ नहीं डिसाइड करता, प्रेसिडेंट करता है। 27 देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेजेस वेर एडेड टू द 8th शेड्यूल मेकिंग इट फ्रॉम 18 to 28। यहाँ पे देखो पूरी कहानी क्यों ना याद कर लो आगे के एग्जाम के लिए, कि पहले जो है 14 लैंग्वेज केवल थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि 14 राज्य थे, 14 लैंग्वेज थे, रीजनल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में, ये भी पूछा जाता है। 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी ऐड किया गया था, 15 लैंग्वेज हो गए। फिर 71st अमेंडमेंट 1992 में जो है 3 ऐड किए गए, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और इससे हो गए 15 से 18 हो गए। और फिर 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 ऐड किए गए और 22 हो गया। अभी 22 है। वही पूछ रहा है किस अमेंडमेंट से 4 जोड़े गए,
तो 92nd अमेंडमेंट 2003। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, लेकिन ये आपको सभी का जवाब दे देता है आगे के लिए। अब यहाँ पे अटॉर्नी जनरल जो कि 76 में लिखा गया है आर्टिकल में, ये अब देखो एक आर्टिकल है 88, वैसे 76 में एजी के बारे में, अटॉर्नी जनरल जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया, उसके बारे में लिखा गया, लेकिन 88 कहता है कि अटॉर्नी जनरल और जो मिनिस्टर जो कि मेंबर ऑफ हाउस नहीं, आपको पता है 6 महीने के लिए कोई भी मिनिस्टर बन सकता है बिना दोनों हाउस के मेंबर हुए हुए, उन दोनों को कुछ स्पेशल राइट आर्टिकल 88 देता है। वो कहता है, यहाँ पे पढ़ लेना, कि बिना मेंबर हुए हुए भी वो किसी भी पार्लियामेंट के बहस में भाग ले सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी में भाग ले सकते हैं, लेकिन केवल वोट नहीं कर सकते हैं। सो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा एंड बी ए मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ द लोकसभा, यस, इसमें भाग ले सकते हैं, स्पीक इन द लोकसभा, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। तो 1 2 3, तो आर्टिकल 88 को भी याद कर लो। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, इन इंडिया इफ ए रिलीजियस कम्युनिटी इज गिवन स्टेटस ऑफ नेशनल माइनॉरिटी, व्हाट स्पेशल एडवांटेज इफ इट इज इंटेंड। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड है, चूंकि जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो ये ना जितने भी माइनॉरिटी से रिलेटेड इशू होते हैं ना, वो ये उठाते हैं। जैसे अजीम बाजा केस है जो एएमयू की माइनॉरिटी स्टेटस पे, उस पे क्या हो रहा है आपको नजर रखनी पड़ेगी। इसके अलावा माइनॉरिटी का डेफिनेशन क्या है इंडिया में, जैसे आगे इन्होंने पूछा है कि माइनॉरिटी किस किस ग्राउंड पे इंडिया में दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो केवल रिलीजन और लैंग्वेज पे दिया जाता है, ध्यान रखना, कोई रेस या एथनिसिटी कलर पे नहीं दिया जाता। इस तरह की बातें जो है, माइनॉरिटी को क्या अधिकार मिलते हैं, कौन से आर्टिकल हैं, ये सब ये पूछते हैं। और यहाँ पे और भी ध्यान रखो, यदि आप आईआर की तैयारी कर रहे हो, तो ये मिडिल ईस्ट जो वेस्ट एशिया है, चूंकि वो, और या जो पूरा जो अरब वर्ल्ड है, मुस्लिम वर्ल्ड है, उससे भी ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरह की बातें जो है, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, माइनॉरिटी की जो प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड जो केसेस हैं, इन सब पे थोड़ा आपको नजर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये कह रहे हैं कि यदि कोई माइनॉरिटी स्टेटस मिल गया तो उसको क्या फायदा मिलता है। इट कैन एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एक्सक्लूसिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आर्टिकल 30 में लिखा गया है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसी के तहत एएमयू एंड ये सब बनी है जामिया। ये तो है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कम्युनिटी टू लोकसभा, कभी ऐसा होगा क्या? नहीं। इट कैन डेराइव बेनिफिट फ्रॉम द पीएम्स 15 पॉइंट प्रोग्राम, कोई ऐसा नहीं हो, सबको मिलेगा, माइनॉरिटी हो ना हो, गवर्नमेंट की स्कीम सबके लिए, तो केवल एक जो है वो आपको स्पेशल बेनिफिट मिलती है इस 3 में से। यहाँ देखो 32, विथ रेफरेंस टू सैयद अहमद खान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए सैयद अहमद खान एएमयू के संस्थापक थे, तो आपको इस तरह के जो थिंकर हैं उसके बारे में भी जानना चाहिए, उन्होंने कौन से इंस्टीट्यूशन, क्योंकि माइनॉरिटी से रिलेटेड है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसका पहला नाम जो है ना, वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था। ये 1875 में उन्होंने स्थापना की थी, बाद में एएमयू बनता है, जिससे रिलेटेड अजीम बाजा केस है। ही वॉज द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अल हिलाल, नो, अल हिलाल जो है अबुल कलाम आजाद इसको एडिट करते थे। इनका जो पेपर था, ये भी आपको आगे पूछ सकता है, ये है तद तदहीब अल अखलाक, तो ये आप याद कर लीजिए, थोड़ा डिफिकल्ट याद करना हो सकता है, लेकिन ये आपको आगे पूछ सकता है। सो ओनली वन। मैरी पार्कर फॉलिड, जिससे रिलेटेड कई कई चीजें आपको पूछ सकते हैं, आप यहाँ छोड़ दो, अभी पहले इधर आओ। इन्होंने कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की बात की थी, कि ऑर्गेनाइजेशन में कन्फ्लिक्ट केवल जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं, कंस्ट्रक्टिव हो सकता है यदि उसको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व किया जाए, जिसको कहते हैं ना थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, तो आप ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है। लेकिन यदि डोमिनेट करके डोमिनेशन या कंप्रोमाइज करोगे तो बिल्कुल बेकार होगा, फिर वो सुलगता रहेगा, वो कन्फ्लिक्ट, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। इसके अलावा उन्होंने लॉ ऑफ सिचुएशन की बात की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सिचुएशनल लीडरशिप की बात की, पढ़ लेना, सर्कुलर रिस्पॉन्स की बात की, और इन्होंने पावर ओवर वर्सेस पावर विथ की, जिसपे ये क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि मैरी पार्कर फॉलिट्स बिलीव इन द आइडिया दैट पावर इज ए सोर्स ऑफ एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, पावर विथ, मिल करके जब क्रिएट, जैसे हम और आप नॉलेज अभी क्रिएट कर रहे हैं मिल के, एंड याद रखो ये एक ज्वाइंट प्रोसेस है, आप भी इसमें शामिल हो मेरे साथ में, नॉलेज के को क्रिएशन में। जब आप कमेंट करते हो मेरी भी नॉलेज बढ़ती है, और आपके थ्रू मैं भी अपने नॉलेज को बढ़ाता हूँ। सो एबिलिटी टू मेक थिंग्स हैपन, सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे सही। हु अमंग, और इसी टाइप की बात आप ध्यान रखो, आना आरेंट करती है, पावर इज को क्रिएशन इन ए ग्रुप थ्रू कम्युनिकेशन। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रीटेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज ए स्टीडी स्टेट सिस्टम। स्टीडी स्टेट किसको कहते हैं थ्योरी में? वो जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, जो कभी टूटता नहीं अपने आप को, जैसे हमारा शरीर एक स्टीडी स्टेट है, टेम्परेचर मेंटेन रखता है, बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन रखता है। तो ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो भी स्टीडी स्टेट है, ये मैक्स वेबर ने कहा था, क्योंकि उसकी ऐसी बनावट ही है कि वो अपने को खुद रेगुलेट कर लेता है, अपने को खुद जो है स्टेबल बना लेता है, प्रेडिक्टेबल बना लेता है।
यहां देखो, हु वाज इलेक्टेड एज टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ये इतनी जगह पूछा है कि मुझे नहीं लगता कोई स्टूडेंट इसको कभी मिस करता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार से आते थे, 2-3 दिन के लिए केवल जो है वो टेम्पोररी प्रेसिडेंट बनाए गए थे बिफोर राजेंद्र प्रसाद जो है टुक ओवर। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी ने टुक ओवर कर लिया परमानेंट, और 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट में, 2 दिन के लिए। अब ये डेट मुझे क्यों याद हो गया? क्योंकि यूजीसी नेट में पूछा गया था। कैन यू बिलीव द न्यू पब्लिक सर्विस? अब यहां पे ना मैं पूरे क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूं। न्यू पब्लिक सर्विस का नाम आते ही आपको डेनहार्ट का नाम याद आना चाहिए, पति पत्नी जेनेट जेनेट डेनहार्ट एंड रॉबर्ट डेनहार्ट। इन्होंने एक बुक लिखा, द न्यू पब्लिक सर्विस, सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। क्यों यहाँ स्टीयरिंग वर्ड आता है? क्योंकि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में आया था स्टीयरिंग नॉट रोइंग, मतलब गवर्नमेंट को स्टीयर करना चाहिए जहाज को, नाव को, ना कि खुद चप्पू चलाना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को छोड़ देना चाहिए। इन्होंने कहा वो भी मत करो, इवन स्टीयर मत करो, आप सेवा करने के लिए हो, आप कोई स्टीयर करने के लिए नहीं हो। न्यू पब्लिक सर्विस, वेरी वेरी न्यू काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट जो आता है। पर्टिकुलर फिनोमिनोलॉजी पढ़ लेना नेट पे, क्या मीनिंग है। क्रिटिकल थ्योरी जानते हो, मॉडर्नाइजेशन, और न्यू काइंड ऑफ ह्यूमनिज्म जिसको कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये आया था न्यू पब्लिक सर्विस। मैंने पूरा वीडियो बनाया, आप पढ़ सकते हो, डेनहार्ट। यहाँ पे जैन एरिक लेन दिखते हैं। इनको ना कई चीजों के लिए आप जान सकते हो। इन्होंने एक बुक लिखा था, द पब्लिक सेक्टर, और इन्होंने कहा था इंस्टीट्यूशन इज द रूल ऑफ द गेम इन सोसाइटी। इनके बारे में और थोड़ा पढ़ना, आगे पूछ सकते हैं। रोजमेरे और लेडी आपको अब याद हो गया होगा, थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस के जो करता धरता थे। एंड ऑसबॉर्न एंड चैड गैब्लियर ने एक बुक लिखा था, द री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, 1992 में। डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैब्लियर, जो कहा जाता है कि एनपीएम मूवमेंट को लेकर के आता है। ये सब आपको पता होना चाहिए आगे आगे के एग्जाम 30th के लिए। अब यहाँ पे देखो, ये ना थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। अब जो यूजीसी नेट में जो सिलेबस है वहां के ले आते हैं, ये यहाँ से ये डिफिकल्ट हो जाता है। ये इन्होंने बदमाशी किया है, लेकिन ये आलस है, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट करते हैं यूजीसी नेट की। इमेच्योरिटी मैच्योरिटी कंटिन्यूम जो है, ये क्रिस आर्गेरिस की कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। जो उन्होंने एक बुक लिखा था ऑन ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, उसमें ये कहा था कि कैसे जो है इस पाथ पे, मैच्योरिटी के पाथ पे एम्प्लॉय आगे बढ़ते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन कैसे हेल्प कर सकता है कोई इमेच्योर जो इंप्लॉय है उसको मैच्योर बनाने में। यहाँ रेंसिस लाइकर्ट दिखते हैं, जो कितनी ही कॉन्सेप्ट इनके पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, जैसे लाइकर्ट लाइकर्ट की 5 स्केल, 4 टाइप ऑफ सिस्टम, लाइकर्ट की लिंकिंग पिन मॉडल एंड ऑल, ये सब जो है जान लेना। यहाँ कर्ट लेविन दिखते हैं, जो जाने जाते हैं ग्रुप डायनेमिक्स के लिए, फील्ड थ्योरी इन सोशल साइंस के लिए। क्या है मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, नेट पे पढ़ना। अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज, ये चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल ये देते हैं, ऑथोरिटेरियन, डेमोक्रेटिक, लिसे फेयर। तो ये सब जो है ना आपको पूछा जा सकता है, जो हायर लेवल है, मतलब ये छुपे हुए हैं। Which of the following matter is not within the jurisdiction of the Ministry of Social Justice Empowerment? अगेन ये आ गए मिनिस्ट्री और उसके काम, उसके डिपार्टमेंट, उसके अंदर घुसने को, जो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया उससे आसान हो जाएगी। जैसे आप देखो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका काम है। जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज हैं, वो भी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का काम है। सीनियर सिटीजन, जो दबे कुचले लोग हैं। लेकिन जो ट्राइब्स के अफेयर हैं, ट्राइबल, वो एक पूरी मिनिस्ट्री है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो क्यों फिर जो है इसके अंदर आएगा? तो ये आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ा आपका मिनिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। द सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, इन द पब्लिक सेक्टर वाज रिकमेंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई पीएसयू सेटअप हुई, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक, तो वो गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू साइन करे कि क्या क्या इस साल करोगे, मतलब एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए। ये सिस्टम 80s में लाया गया, अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी ने कहा था। अब वैसे उसका भी कोई खास यूज नहीं रह गया, कोई उससे कोई फायदा तो हुआ नहीं कि पब्लिक सेक्टर बहुत चमक गए, लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन स्टेट? अब ये इतना कंफ्यूजिंग है कि टैक्स कौन कलेक्ट करता है, कौन मींस या तो स्टेट करेगा या सेंटर करेगा, लेवी कौन करता है, सेंटर करेगा स्टेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट किसके बीच में होगी, केवल सेंटर रख लेगा, स्टेट को पूरा दे देगा, या सेंटर स्टेट में डिवाइड होगा। इतने सारे पैरामीटर बन गए। अब इसमें 3 सीधा याद कर लो, 268, 269, 270। 268 कहता है कि टैक्स जो है वो लगाएगी तो सेंटर, यूनियन, लेकिन कलेक्ट करेगी स्टेट और रख भी लेगी अपने पास में। 269 आर्टिकल कहता है टैक्स जो है लेवी भी करेगी, मतलब लगाएगी भी, और कलेक्ट भी करेगी सेंटर, लेकिन पूरा का पूरा स्टेट को दे देगी।
आर्टिकल 270 जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, वो कहती है टैक्स लेवी करेगी और कलेक्ट करेगी सेंटर, लेकिन ये सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी। व्हेन डिड डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, अब मैंने ये जो कह दिया कि जीएसटी, इस पर थोड़ा गौर करना, सोचना। व्हेन डिड डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस रेस्पेक्टिवली। अब ये सब रटन टू टाइप की है। डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है ये तो जरूर याद कर लो, कई जगह मैंने देखा है 2005 2009 में आती है नेशनल पॉलिसी ऑन डिसास्टर मैनेजमेंट। डिफिकल्ट, इस तरह क्वेश्चन को करना डिफिकल्ट, लेकिन इस टाइप के ये पूछते हैं। जो भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया में हो रही है, कोई नई चीज होती है, कोई इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, ये सब पूछते हैं। 46 देखो, इट इज गेटिंग हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन टू फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना मुश्किल है, उसको लागू करना मुश्किल, वुड्रो विल्सन। और ये उन्होंने अपने उसी फेमस एसे जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई चल निकली, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में किया था, वुड्रो विल्सन। ये सब आप जानते हो तो जानते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट करेक्ट अबाउट टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट। सब घिसा पिटा क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है, इन्होंने भी पूछ दिया है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, मैक्सिमम आउटपुट नॉट रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, सोल्जरिंग मत करो। क्या होता है सोल्जरिंग, पढ़ लेना। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, लेकिन इंडिविजुअलिज्म नॉट कोऑपरेशन। नो, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मिल के करो। इंडिविजुअलिज्म नहीं कि अकेले कुछ नहीं, मिल के करो। असेंबली लाइन, डिवीजन ऑफ लेबर। Section 124 of the Indian Penal Code, which was seen in the news recently associated with। अब यहां मैंने इसको क्यों लिया, आपको बताने के लिए नहीं लिया है। 124 एंटी सेडिशन लॉ था, जो कि कैप्टन एक तरह सस्पेंड कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उस पर बहुत विवाद होता था। कोई भी कुछ लिख दे, बच्चे भी लिख दें सोशल मीडिया पे, तो उसको पकड़ लिया पुलिस ने कि ये देश के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है, सेडिशन है, राष्ट्रद्रोह है। अभी वो ऑपरेशन में नहीं है, उस पर विचार चल रही है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखो, ये 2024 का पेपर है। 2024 के मार्च अप्रैल में ये एग्जाम होता है। ये उस समय काफी न्यूज में था, मतलब उस समय का जो 6-8 महीने का करंट अफेयर है। जैसे अभी यदि देखो तो कैसे जो गवर्नर पे जो वो 14 पॉइंट एडवाइस लिया है प्रेसिडेंट ने, आर्टिकल 361 जो गवर्नर और प्रेसिडेंट को स्पेशल इम्यूनिटी देता है, वो है। गवर्नर के पावर को जो कर्टेल कर दिया गया है तमिलनाडु केस के थ्रू, आर्टिकल 200 201, ये सब जो केसेस जो चल रहे हैं ना, जिसपे कि काफी विवाद हो रहा है एंड ऑल, वो सब ध्यान दो। इलेक्शन कमीशन की एसआईआर हो रही है, एसआईआर से रिलेटेड आर्टिकल 324 है, 326 है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, वो आर्टिकल 327 से आती है। ये सारी चीजों पे जो अभी चल रहा है ना, इलेक्टोरल रोल के क्या है, उस पे क्या इश्यूज हैं, ऐसा है। अभी डेलिमिटेशन पे अभी जो बिल फेल कर गई, तो डेलिमिटेशन से रिलेटेड क्या है, उसमें 82 जो आर्टिकल है उसको देख लो। उसमें फ्रीज किया गया है 2026 तक। क्यों फ्रीज किया गया है? क्योंकि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आई थी, वाजपेयी जी के टाइम में, उसने फ्रीज किया था। 1971 के पॉपुलेशन के बेसिस पे जो डेलिमिटेशन की गई है, उतना ही सीट रहेगा। ये पहली बार कब किया गया था? 42nd अमेंडमेंट से। दूसरी बार कब किया गया? 84th अमेंडमेंट से। बाद में 1971 से चेंज करके 1991 के पॉपुलेशन के बेसिस पे रीअलाइनमेंट करने की बात की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को। और फिर 2001 के पॉपुलेशन के बेसिस पे ये सारी चीजें जो है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 आ जाती है। मैं इतनी तेजी से बोल रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि टाइम मुझे इसको जल्दी करना है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी जो रिलेटेड है, कानून से रिलेटेड, अमेंडमेंट से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड जो चीजें चल रही हैं, वो चीजें आपको बन करके आएंगी यहाँ करंट इवेंट में, ध्यान देना। अब यहाँ पे भी मैंने एक क्वेश्चन लिया आपको जो बताने के, एमवी कैम प्लूटो रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। अब ये सब करंट इवेंट है। उस समय क्या हुआ था कि स्वेज कनल में एक जहाज जो है फंस गया। स्वेज कनल इतना पतला सा पट्टी है कनाल के, एक जहाज ऐसे फंस गया, और उसके चलते कुछ वीक तक जो है उससे जहाज नहीं जा पाया। वो जहाज जो फंस गया था उसका नाम था एमवी कैम प्लूटो। एमवी का मतलब होता है मर्चेंट वेसल, जो कि मतलब आर्मी की वेसल नहीं है। तो एमवी जो है वो प्लूटो फंस गया। तो आप समझ सकते हो कि इस टाइप के अभी हॉर्मूज से रिलेटेड किसने पूछ सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, बाब अल मंदाब जो रेड सी से होके जाती है, पनामा कैनल, स्वेज कैनल, चोक पॉइंट, ईरान चूंकि लड़ाई कर रहा है तो इससे रिलेटेड जो खबर है, लाइक देना जो उसकी जो शिप है वो जो डुबा दी गई श्रीलंका के ऑफ द कोस्ट, उसका नाम क्या था, वो किस इवेंट के लिए इंडिया में आई थी। तो वो मिलन जो था, ऑपरेशन मिलन, उसमें इवन यूएस की भी नेवी के लोग थे, ईरान के थे, और वही जहाज लौट रही थी तो उसको डुबा दिया था।
यूएसए ने, तो उस जहाज का नाम पूछ सकते हैं। इसके अलावा ईरान कब जो है इस्लामिक स्टेट बना 1979 में, उसने कब जो है होस्टेज क्राइसिस हुई थी, वो भी 1979 में। इसराइल और ईरान के बीच का जो स्कर्मिस है, जो लड़ाई है, जो जून में हुई थी, उसका मिडनाइट हैमर जो यूएसए ने नाम दिया था। इसकी कहाँ पे न्यूक्लियर जो बेस है, फोर्डान एंड ऑल, वो सब के बारे में पूछ सकते हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कौन कौन न्यूक्लियर देश है, एनपीटी का है, ईरान साइन किया है कि नहीं, ये सब चीजें उससे रिलेटेड है, तो आप जरा सोच लेगा। मैं इसका आंसर तो क्या दूं, मैंने बता भी दिया। अब यहाँ पे देखो अनदर जो एक पूछते हैं इस टाइप की, ये जीके टाइप का है कि नेहरू युवा केंद्र संगठन जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये तीसरा क्वेश्चन इसी पेपर में, जहां वो मिनिस्ट्री के अंदर घुस जाते हैं कि ये किसका है किसका है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के अंदर आती है, नेहरू युवा केंद्र। इसका नाम भी इन्होंने कुछ अभी बदल दिया है, आप चेक कर लेना, न्यू नेम भी आपको पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटिवेशन फैक्टर इन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ हर्जबर्ग। हर्जबर्ग पिछले पेपर में भी था, मैंने उसको इतना एक्सप्लेन किया था। इन्होंने एक बुक लिखा था द मोटिवेशन टू वर्क 1959 में, जिसमें दो टाइप की उन्होंने फैक्टर की बात की थी। अब एक मोटिवेशन फैक्टर जो हायर लेवल फैक्टर है, लाइक जॉब इनरिचमेंट, जॉब लोडिंग, रिवॉर्ड, एंड आपके जॉब को अच्छा बना देना, आपको रिकॉग्निशन देना, उससे आप मोटिवेट होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। और एक हाइजीन फैक्टर है, जॉब की सैलरी, कंपनसेशन, बैठने की व्यवस्था, हीट एंड कोल्ड, उससे जस्ट आपको नहीं मिले तो आप डीमोटिवेट होते हैं। लेकिन मोटिवेशन एक लेवल के ऊपर नहीं जाता, प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ता है। सो इसमें देखोगे कि मोटिवेशन फैक्टर कौन सा है पूछ रहे हैं, तो वर्किंग कंडीशन हाइजीन फैक्टर है, पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन हाइजीन फैक्टर है, इंटरपर्सनल रिलेशन, वर्क इटसेल्फ जो है ना, वो एक मोटिवेशन फैक्टर है, वर्क कितना अच्छा है। Which one of the following is not associated with the World Trade Organization? उरुग्वे राउंड से निकल के आता है, 1 जनवरी 1995 को सेटअप होता है। ब्रेटन वुड कॉन्सेप्ट ब्रेटन वुड सिस्टम में नहीं है, इसमें जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जो है ब्रेटन वुड संस्था कहलाते हैं। गैट से ये रिलेटेड है, गैट का ही नया अवतार जो है। तो दोहा डेवलपमेंट जो एजेंडा है वो भी जो है इससे जुड़ा हुआ है, 2001 में होता है डब्ल्यूटीओ की। ब्रेटन वुड इससे जुड़ा हुआ नहीं है। कंट्रीज वेयर द लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जहां की जुडिशियल रिव्यू की कोई प्रोविजन नहीं है, एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया। तो यूके में ऐसा है, लेकिन इंडिया में नहीं है। यूएसए में नहीं है, यूएसए तो जुडिशियल रिव्यू का बहुत बड़ा चैंपियन है। इंडिया ओनली बिल्कुल नहीं, यूके ओनली, यूके में ऐसा है। यूएन की यूएनडीपी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेके आती है 1993-94 में, जिसके फादर होते हैं महबूब उल हक पाकिस्तान के और प्रोफेसर अमृत सेन भारत के, दोनों मिलकर बनाते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि पर कैपिटा इनकम में जोड़ती है एजुकेशन और हेल्थ, उसके भी प्रॉक्सी इंडिकेटर को। बाकी पढ़ लेना। द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी की मेंबरशिप 1 साल के लिए मिलती है, बस इधर इसको रट लो सभी की। ये भी रट लो या जान लो कि मेथड जो इलेक्शन का होता है किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी में, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है, ये भी ध्यान रख लो। ये भी ध्यान रखो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी सीएजी की रिपोर्ट को एनालाइज स्क्रूटनी करती है, ये वॉचडॉग कहलाती है पब्लिक पर्स पे। और इसके चेयरपर्सन एक नॉर्म के अनुसार कह लो या एक प्रथा के अनुसार विपक्ष के लीडर को दिया जाता है नॉर्मली। व्हाट एक्शंस कैन बी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर टेक इफ एन इंडिविजुअल सच एज चीफ मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इवन आफ्टर मल्टीपल नोटिस। इस तरह क्वेश्चन जो है नहीं पूछा जाना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है अगेन उस समय में अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है दिल्ली में बार बार नोटिस देती थी शराब पॉलिसी घोटाला केस में, और वो जो है जाते नहीं थे, कुछ कुछ बहाना बना करके, और वो पेपर में आता था। अब इसको ये क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं कि ऐसे में ईडी क्या करे क्या उसके पास लीगल ऑप्शन है। ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा लाइन है वही होगा कि चाहे एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करे कि भाई हम हमें अरेस्ट वारंट दो, हम पकड़ के ले जाओ, वही उन्होंने किया भी। तो इस तरह क्वेश्चन मतलब आपको ना आंख ना कान खुला रहा है, न्यूज़पेपर में जो हो रहे हैं वो ये सब पूछते हैं जो पॉलिटी से रिलेटेड है, लेकिन ये कोई बहुत गुड क्वेश्चन तो नहीं है। 60 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द थर्ड सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वेरी गुड क्वेश्चन। थर्ड सेक्टर मतलब कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव। तो ये है कोऑपरेटिव। इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन जानो जो आगे पूछ सकते हैं कि 97th अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, जिसमें कि हमें दिया गया राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव, एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत। इसके अलावा जो है एक पूरा का पूरा पार्ट जोड़ा गया 9B, जिसमें कोऑपरेटिव्स के बारे में काफी चीजें थी। म्यूनिसिपैलिटी और पीआरआई के साथ में कोऑपरेटिव के लिए भी एक पूरा पार्ट जोड़ा गया 9B। ये दोनों को याद कर लो। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा?
तो ये जो है मावलंकर जी थे वो तो ठीक है, लेकिन इसके थ्रू आपको ये कहता है कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, फर्स्ट सीएजी, फर्स्ट एजी, फर्स्ट सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर, सभी जितने भी फर्स्ट 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 थे ना, सबको याद कर लो, यही आपको कह रहा है। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन जो था वो न्यूज में था क्यों? अब ये सब आपको बताता है कि आप समझ लो हॉर्मुज में जो अभी हो रहे हैं ऑपरेशन ऑपरेशन इपिक फ्यूरी का नाम, या जो मिडनाइट हैमर है, या जो एब्सोल्यूट रिजॉल्व है जो वेनेजुएला में किया, वेनेजुएला में किसको उठा लिया एंड ऑल, फिर उसके कौन प्रेसिडेंट बने, ये सारी जो चीजें अभी हो रही है ना पूरे दुनिया में पिछले 6 महीने में, उस पर नजर रखो। उस समय क्या हुआ था 2024 में? प्रॉस्पेरिटी गार्डियन हुती जो कि अभी भी एक्टिव हैं, वो जो है बब अल मंदाब से जो गुजरती थी जहाज, उस पर वो बम बम फेंकते थे जब हमास और इसराइल की वॉर हो रही थी। तो हमास के समर्थन में हुती उतर आए थे, तो उसको कूटने के लिए या उसको मारने के लिए वहां से उन्होंने एक ऑपरेशन चालू किया था। आप इसने अमेरिका ने चालू किया था, वहां से वो मिसाइल छोड़ते थे, रॉकेट छोड़ते थे, और इनको काउंटर किया था हुती का थ्रेट, उससे कुछ हो नहीं पाया। उतनी दूर से आप समझ सकते हो। अभी भी जो हॉर्मुज को रोकने की जो कवायद छोटे छोटे बोट पे कर रहे हैं ईरान, तो अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका उसको रोक तो नहीं पा रहा है, वो एक अजीब सी हरकत कर रहा है कि वो हजारों माइल दूर बैठ के वो भी पहरेदारी कर रहा है कि ठीक है तुम नहीं आने दे रहे हो तो तुम्हारे जहाज को हम नहीं जाने देंगे, लेकिन वो उसको रोक नहीं पा रहा है। उसी तरीके से हुती को वो रोक नहीं पाए। हुती का काफी डैमेज हुआ इस प्रॉस्पेरिटी गार्डियन से, उनको उनके काफी लोग मारे गए, लेकिन उससे क्या होगा? फिर लोग उसको ज्वाइन कर लेते हैं, मरने से तो कुछ होता नहीं है। Which one of the following schedule of Constitution of India contains provision regarding the Anti-Defection Act? ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लड्डू क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है। अभी भी 7 जो एमपी मिल गए हैं आम आदमी पार्टी के बीजेपी में, तो फिर से एंटी डिफेक्शन लॉ पे पूरी बहस चल रही है। तो 8 शेड्यूल में है, राजीव गांधी लेके आए थे 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज विच टाइप ऑफ माइनॉरिटी? केवल दो, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक। यहाँ पे देखो लिखा गया है आर्टिकल 30 में, ऑल माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ब्ला ब्ला पढ़ लेना। तो यही दो है। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, कि कौन आर्टिकल कहता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क? मतलब 14 साल से कम बच्चे को आप फैक्ट्री में हजार्डस वर्क में काम नहीं कराओगे। आर्टिकल 23 कहता है, सॉरी आर्टिकल 24 कहता है, और आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक, मतलब ह्यूमन की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है और बेगार नहीं करा सकते हो। तो ये जो दो आर्टिकल है 23 एंड 24, ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है। सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड था? सेंट्रल स्टेट रिलेशन थी, 1983 में बनी थी जस्टिस सरकारिया। बाद में एक दूसरी भी कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, एमएम पुंशी कमीशन 2007 में। इसके बाद कभी सेंट्रल स्टेट कमीशन नहीं बना, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दो दो कमीशन बना कमेटी बना दी, एक राजमन्नार कमेटी 1969 में, और अभी 2025 में उन्होंने जस्टिस कुरियन कमेटी बना दी है सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे। ये भी बहुत अजीब सी बात है, याद कर लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज अंडर द यूनियन लिस्ट? देखो 3 लिस्ट है। लिस्ट 1 जो है वो यूनियन की है, इसमें 100 सब्जेक्ट हैं। लिस्ट 2 जो है वो स्टेट है, इसमें जो है 61 सब्जेक्ट है। और लिस्ट 3 जो है वो कंकरेंट है, इसमें 52 सब्जेक्ट है। इस 100 में एक है रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस। माइन सेफ्टी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। आप गेस भी कर सकते हो, खेती, फिशरी और पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, ये सब सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। लिस्ट टू में, सॉरी। चलाई कलान जो है ये 40 दिन का पीरियड कहाँ पे होता है? अब देखो ये क्या है, कश्मीर एक मुस्लिम बहुल है, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। तो आपको इंडिया में भी जो केरला में मुस्लिम है उनकी जो प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में, लेजिटिमेट क्वेश्चन में दिख जाएगी, माइनॉरिटी एंड मुस्लिम की। ये थोड़ा आप गेस कर सकते हो। तो चलाई चिल्लई कलान जो है वो कश्मीर वैली में जो 40 दिन एकदम फ्रोजन हो जाता है, डल लेक पे आप दौड़ सकते हो, पूरा फ्रोजन होता है, सब पाइप वाइप जम जाती है, लोग वहां से ना, वहां से वैली से निकल जाते हैं, या तो दिल्ली के आसपास से कहीं पे जाके रहते हैं, फिर वो अपने दुकानदारी घर को पत्थर तोड़ के निकालते हैं, बर्फ तोड़ के कह लो। तो चले कलान जम्मू कश्मीर। रिसेंटली इंडिया हेल्ड द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज एक्स अयोध्या, ये सब सब करंट इवेंट था, लेकिन यहाँ पे देखो कॉमन सेंस। यदि किसी को पता है अयोध्या क्या है, मुझे पता है। अयोध्या जो है थाईलैंड की एंशियंट राजधानी है, अभी उसकी बैंकॉक है, लेकिन बैंकॉक से 5 घंटे या 4 घंटे के रास्ते पे एक पुराना, वहां पे खंडहर सब मिलता है, जैसे अपने यहाँ जो विजयनगर की एम्पायर के जो जो आपको साउथ में है ना, जहां हम लोग जाते हैं
हुबली के पास में, वहां पे उसी टाइप की जो है आपको दिखती है अयोध्या, पूरा पूरा टुकड़े मकान और ये बिल्डिंग पैलेसेस, तो उसकी पुरानी राजधानी है। तो अयोध्या देखते ही आपको थाईलैंड याद आना चाहिए। उसी के साथ में जो है हम बायलैटरल एक्सरसाइज करते हैं, एक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज, अयोध्या। हॉर्नबिल फेस्टिवल अब इतना फेमस हो गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था एक कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे, कल्चरल कम्युनिटी यूनिटी और उसको बढ़ावा देने के लिए नागालैंड में होती है हॉर्नबिल, हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल क्या है? चिड़िया, वहां के देखना। Which of the following feature of Indian Constitution is incorrectly matched with its federal or unitary nature? अब ये सब आपको ना सोचने पे मजबूर करता है कि ये है कि कौन सा हमारा जो फीचर है वो यूनिटरी या फेडरल उसको दर्शाता है। जैसे देखोगे कि डिवीजन ऑफ पावर हमारा फेडरलिज्म को दर्शाता है, हम फेडरल हैं भी और दर्शाता भी है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, दो नहीं कि स्टेट, ये हमारे यूनिटरी फीचर को दर्शाता है। इसके अलावा हमारे जुडिशियरी इंटीग्रेटेड है, लोअर कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। उसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट की कोर्ट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो ये भी यूनिटरी फीचर को दर्शाता है। लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन फेडरल थोड़ी है, इमरजेंसी प्रोविजन फेडरल भी हो सकती है, यूनिटरी भी हो सकती है, तो ये कोई सही मैच नहीं है। 74 देखो, द अब ये लंबा सा बात ये क्या कहता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिसर है, जो कि कोई ऑर्डर देता है जिससे कि पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। तो उस समय में वो किस तौर पे फंक्शन कर रहा है? क्या वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे कर रहा है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? ये दोनों तो होगा नहीं। देखो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पे कब करता है? जब वो टैक्स वसूल रहा होता है, रेवेन्यू कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है जो कि मजिस्ट्रेट का काम करता है, मतलब ऑर्डर पास करना, लॉ एंड ऑर्डर को देखना, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कर रहा होता है। तो ये ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सब एक पूछते हैं, इनका एक फेमस क्वेश्चन मैंने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो इंस्टीट्यूशन इंडिया में किसने शुरू किया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था 1770s में ही, ध्यान रखना। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ, एक और बहुत फेमस कथन भी जामिया ने शायद पूछा था कि शायद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था या किसी ने कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का जो इंस्टीट्यूशन है ना, वो टॉर्टवाइज है, वो कछुआ है जिसके ऊपर इंडियन ब्यूरोक्रेसी का एलिफेंट जो है सवारी करता है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, यही मैं कह रहा था। सोचो, पहले एक क्वेश्चन और फिर जो है एक क्वेश्चन रिपीट करें। कैन यू बिलीव कि एक ही पेपर में दो क्वेश्चन सेम आए? विच सिटी इज हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? इस टाइप के क्वेश्चन घिसे पिटे ये पूछते हैं करंट इवेंट से लेकर के, क्योंकि 2024 में इसकी बात हो रही होगी, तो ढाका में है। विथ रेफरेंस टू मनी बिल, अब ये सब जो है ये इसमें आपको पता है ना, सिलेबस मैंने आपको शुरू में बताया है, 3 पार्ट सिलेबस के हैं। उसमें से एक जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके काफी आसान क्वेश्चन पूछते हैं। मनी बिल से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 109, जिसमें प्रोविजन है, 110 में डेफिनेशन है। इसमें है कि स्पीकर फाइनल अथॉरिटी डिसाइड टू मनी बिल एज एनी बिल एज ए मनी बिल बाय गिविंग सर्टिफिकेट, उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। सही है, तो 1 तो होगा ही। इफ द लोकसभा रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा, तो वो बिल माना जाएगा कि पास हो गया, जैसा लोकसभा ने कहा। राज्यसभा को लिमिटेड पावर है, 14 दिन केवल रोक सकती है। द प्रेसिडेंट कैन समन ए ज्वाइंट सीटिंग, नो, ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है, केवल ऑर्डिनरी बिल के लिए होती है डियर स्टूडेंट, ना तो मनी बिल के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। तो केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट। ये सिविल सर्विसेज से लिया गया है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन कैक्टस? ये सभी स्टूडेंट याद रखते हैं। 1988 में POLTE, एक टेररिस्ट छोटी सी गैंग थी, श्रीलंका से आते हैं बोट पे, स्पीड बोट पे, और वो वहां के राष्ट्रपति तक को बंधक बना लेते हैं। उसको छुड़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की कार्रवाई होती है। कुछ ही घंटे में हम मालदीव को छुड़ा लेते हैं। इसका नाम रखा गया ऑपरेशन कैक्टस। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज रिसेंटली एडेड टू यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क? ये सब पढ़ लेना, मतलब ये सब करंट इवेंट है जो कि आपको 8-10 महीने का पता होना चाहिए। मेरी जो वीडियो है मंथली करंट इवेंट, उसको एक बार देख जाओ, एक या दो बार, आपको बहुत हेल्प उससे हो जाएगी। उसी के अंदर से लगभग चीजें आ जाएंगी उसके आसपास। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अनाउंस द डिपार्चर फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम? ओपेक में जो 11-12 कंट्री है उसमें से कौन निकल गया था? तो उस समय अंगोला निकल गया होगा, इसलिए पूछा गया है। फर्स्ट इंडियन जो कि मेडल जीतता है ओलंपिक इवेंट में, ये जीके का क्वेश्चन है। कुछ जीके भी पूछते हैं, सबसे बड़ा राष्ट्र, सबसे पहला व्यक्ति जो स्पेस में गया, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप जो है ल्यूसेंट की जो जीके है किताब, उसको खरीद लो, उसे जल्दी जल्दी पढ़ लो, एक दिन में पढ़ सकते हो।
तो बहुत ज्यादा नहीं, जो जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से रिलेटेड है इस टाइप के फर्स्ट जो है, तो केटी जाधव कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल जीतने वाले, शायद 1952 के ओलंपिक में, देख चेक कर। 83 है द इमरजेंस ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किससे एसोसिएटेड है, तो मिनोबुक कॉन्फ्रेंस हुई, फर्स्ट मिनोबुक कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ पे ना एक यदि अंदर की बात वो पूछेंगे जो यूजीसी नेट में पूछते हैं, तो बहुत सारी चीजें हुई थी जो फर्स्ट मिनोबुक कॉन्फ्रेंस के पहले जो लेकर के आती है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को। हनी रिपोर्ट आता है हायर एजुकेशन पे, फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस होता है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये सब 1967 में होता है। और फिर मिनोबुक कॉन्फ्रेंस होता है 1968 में, और फिर एक बुक निकलती है 1971 में फ्रैंक मैरनी के द्वारा, पब्लिकेशन ऑफ ए बुक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। सीएजी के बारे में फिर पूछ रहे हैं, वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स या पब्लिक फाइनेंस है सीएजी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 148 में, यस बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है। लेकिन क्या ये इसलिए वॉच डॉग है? नो, मैं तो कहूंगा कि बी सही है। वॉच डॉग इसके चलते तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो कोई भी हो सकता है, वॉच डॉग तो है कि नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है, बी इज बेटर आंसर। यहाँ पे देखो, अब ये सीधा मैंने बता दिया है कि मैथ सही है, देख लेना, पढ़ लेना। इसमें जो प्रोक्यूरेटर का ऑफिस है वो पार्लियामेंट्री कमिश्नर ब्रिटेन में होती है गवर्नमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट बहुत ही फेमस है फ्रांस के लिए, सबका थोड़ा सा पढ़ लेना। ओम्बड्समैन फर्स्ट जो है स्वीडन में आया था, इससे इसी के थ्रू मैं इसको क्रैक भी कर पाया, आप भी कर सकते हो 50-50 गेम के थ्रू, आसान है उसके चलते, बाकी तो डिफिकल्ट है बाकी इसको जानना। तो आपको ये सब जो पूछ रहे हैं ये सब वन ऑफ क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ भी सकते हो। 92 में देखो, ये सब बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ये सिस्टम में घुसते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है डिफरेंट ब्यूरोक्रेट्स के लिए, लाइक लबासना जो है वो सिविल सर्वेंट के लिए मसूरी में है, तो नेशनल पुलिस एकेडमी आईपीएस ऑफिसर के लिए हैदराबाद में, इसी साल क्रैक हो जाएगा। ऑडिट एंड अकाउंट की शिमला में है। आईपीआई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली में है, जो पॉल एप्पल बाई के रिकमेंडेशन पे 1954 में दिल्ली में खोली गई थी। रिक्स जो इकोलॉजिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, वो उन्होंने किन कंट्री का अध्ययन करके ये इकोलॉजिकल अप्रोच दिया, तो थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया का भी ध्यान रखना। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन केसी नियोगी, तो मैंने आपको फर्स्ट बता ही दिया है। ये जो बुक है द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी फेमस बुक है विंसेंट ओस्ट्रम के, जो कि पब्लिक चॉइस थ्योरी के लिए जाने जाते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पब्लिक चॉइस थ्योरी क्या है? जो रैशनल चॉइस अप्रोच पे बेस्ड है इकोनॉमिक्स के। बेसिकली इसमें कहा जाता है कि जो जितने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जितने भी ऑफिसर हैं या इवन पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब स्वार्थी होते हैं, सब अपने बारे में सोचते हैं, अपना भला सोचते हैं, जान लो, अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करते हैं। लेकिन फिर भी एक इंस्टीट्यूशनल जो नॉर्म, रूल या रूल ऑफ द सोसाइटी, आपने देखा रूल ऑफ द गेम, उसमें वो बेचारे फंसे होते हैं। उनको पता है कि इस रूल के तहत हम नहीं करेंगे तो बदनामी होगी या दूसरा हमें चोट पहुंचाएगा। उसके चलते जब मिल करके कोई पब्लिक डिसीजन लेते हैं ऐसे स्वार्थी व्यक्ति, तो कुछ कंट्री का भला ही हो जाता है। यही बात पब्लिक चॉइस अप्रोच कहता है। इस बुक में विंसेंट ऑस्ट्रम ने यही बात कही है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए इंस्टीट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यक्ति तो स्वार्थी है, आप जान लो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, संसद में कोई लॉ पास नहीं होगी जो उनके स्वार्थ को चोट करती है। आप देख लो ना, नारियों को क्यों नहीं मिल रहा है? एक कारण है कि मेल मेंबर जो डोमिनेट करते हैं वो स्वार्थी हैं, वो अपने सीट को नहीं कटने देना चाहते, इसीलिए कहते हैं सीट बढ़ेगा, फिर वो सेंसस होगी, डिलिमिटेशन होगा, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा, क्योंकि उनको अपनी सीट कटने का डर है। सभी स्वार्थी होते हैं, लेकिन फिर भी सब मिल करके, ये भी है इंस्टीट्यूशन में कि नारियों के लिए करना चाहिए, पब्लिक को मैसेज देना चाहिए, नारियों का वोट मिलेगा, इसीलिए कुछ भला भी हो जाता है। सो द नट सेल में इंस्टीट्यूशन को जितना मजबूत होगा, जितनी ही उसके नॉर्म्स, उसके रूल जो हैं ऐसे होंगे कि वो स्वार्थ को चैनलाइज करे कंट्री के भले के लिए, उतना ही जनता का भला होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेलर्स मैकेनिज्म ऑफ मैनेजमेंट? टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, उसमें एक रूटिंग सिस्टम था। याद करो, दो टाइप के फोरमैन है उसमें, एक रूटिंग फोरमैन होता था, कैसे कैसे किस तरह से काम होना है। नेमोनिक सिस्टम बनाया, मतलब याद करने का, जो टीचर भी याद कराते हैं, जैसे पोस्ट कॉर्प, POCC, जिससे कि आप जॉब को जो है रिदमिक एक्रोनेम में याद कर पाओ, तो आप आसानी से पहले ये करो, पहले ये करो, पहले, तो ये सब किया। लेकिन मॉडर्न कॉस्ट सिस्टम भी निकाला, कॉस्ट कैसे कम हो सकता है। लेकिन गैंग प्लैंक आपको पता है, ये हेनरी फेयोल का था कि आपको इमरजेंसी में सीधा सीधा कम्युनिकेशन आप कर सकते हो, तो ये तो हेनरी फेयोल का है, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि रिपील हो गया आर्टिकल 395 से, याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि किस आर्टिकल ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रिपील कर दिया। इसमें ये सही है, टू डोमिनियन बनाया गया, सुजरेनिटी मेजर
हिज मैजेस्टी का खत्म हो गया, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह करेगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है। द गवर्नर जनरल वुड हैव लिमिटेड पावर टू असेंट एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। नो, इसको जो है पूरा पावर दिया गया। वीटो पावर पहले होता था कि बिल को रिजर्व कर ले हिज मैजेस्टी के लिए, मतलब राजा या रानी मोनार्क जो इंग्लैंड के हैं, वो खत्म कर दिया गया इसके थ्रू। हु कॉल्ड द, तो आपको समझो ये थोड़ा डीपर जाकर के पूछते हैं, कुछ को आप कर सकते हो, कुछ को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बहुत आसान क्वेश्चन इसमें आते हैं, आपका काम तो 100 में से 70 क्वेश्चन बनाने पे हो जाएगा। हु कॉल्ड द इंडियन सिविल सर्विसेज द स्टील फ्रेम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसीलिए बनाए भी रखा गया। कई लोग कहते थे उसको ध्वस्त कर दो, क्योंकि ये जो बाबू डम है ये अंग्रेजों का बनाया हो गया है, अंग्रेज चले गए, बाबू छोड़ गए, वैसे ही हमको ये सताते रहेंगे, लेकिन ये इसको बनाए रखा गया। फाइनल क्वेश्चन देखो, मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड है, उन्होंने तो बुक भी लिखा था ह्यूमन नीड थ्योरी करके, और इस पे जो है हायरार्की ऑफ नीड मतलब क्या है, पहले रोटी कपड़ा मकान चाहिए, जब वो भर जाए तो व्यक्ति को नीड महसूस होने लगती है, जरूरत महसूस होने लगती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, यदि वो भी मिल जाए तो लव एंड बिलोंगिंग रिलेशनशिप की, यदि वो भी भर जाए तो सेल्फ स्टीम पावर की नीड होती है, और वो भी हो जाए तो आदमी को जो है सब कुछ मिल जाए, नारायण मूर्ति के जैसा, स्टीव जॉब के जैसा, बिल गेट्स के जैसा, तब उनको क्या क्रेविंग होती है, मैं क्यों आया इस पृथ्वी पे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिससे शायद ट्रम्प गुजर रहे हैं अभी। मैं क्यों आया, मैं ईसा मसीह तो नहीं हूँ, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं मतलब फिजिशियन तो नहीं हूँ, पूरे दुनिया का मसीहा तो नहीं हूँ, पूरे दुनिया का मालिक तो नहीं हूँ, क्या सोच, मतलब मैं मर जाऊंगा तो मेरी क्या लिगेसी बचेगी, लाइक दिस। इस एज में इस नीड को लोग जो है महसूस करने लगते हैं। सो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनका हिरार्की देखो, तो फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले 1, फिर उसके बाद जो है सिक्योरिटी नीड 2, फिर ईगो नीड पहले 3, सोशल नीड, ईगो नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, लाइक दिस। वेरी ब्यूटीफुल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं, यदि आप जेएमआई, उसके साथ में सीपेट भी है, एएमयू है, सीपीजी है, असम के लिए होता है, यदि आप इसका बेहतर ढंग से लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप रजिस्टर करें अपना मेल, टेलीग्राम आईडी और मोबाइल नंबर paulsanself@gmail.com। एक बात याद रखें, आप कभी भी ज्वाइन करें, पूरे जो अभी तक मॉक हुए हैं वो आपको लाइव मिलते हैं, याद रखिएगा, लाइव, नथिंग यू आर लूजिंग। दिस वे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने के, आपसे बातें करने के। चलिए मिलते हैं, एक और वीडियो, ये सीरीज रहेगी जारी, और इसके साथ यदि आप सीपीईटी ले रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छी खबर है कि बिफोर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो पॉल थ्योरी, डब्ल्यूपीटी और इंडियन पॉलिटी, इन तीनों पे आपके लिए भी 3 इयर्स पेपर एनालिसिस होगी, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो सीरीज के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी।